नमस्कार। आज अपन अरस्तु के शिक्षा सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि अपन ने पहले प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत पढ़ा था, उसी प्रकार अरस्तु ने भी अपने नागरिकों के लिए कि राज्य में किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, राज्य द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसका उल्लेख जो शिक्षा सिद्धांत उसने अपना जो महत्वपूर्ण रचना है पॉलिटिक्स, इसमें उसका उल्लेख किया है। प्लेटो के बारे में अपन ने जो शिक्षा सिद्धांत पढ़ा उसमें देखते हैं जो महत्वपूर्ण अंतर एक प्लेटो और अरस्तु के शिक्षा सिद्धांत में अपने को देखने को मिलता है वो ये है कि प्लेटो जो है उसने सिर्फ जो सैनिक वर्ग है और जो दार्शनिक वर्ग है, जिसको संरक्षक वर्ग भी बोलता है, उन्हीं के लिए शिक्षा के ऊपर जोर दिया है। प्लेटो उत्पादक वर्ग के लिए किसी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था नहीं करता, यानी उसने अपने शिक्षा सिद्धांत में जो शिक्षा की व्यवस्था है उसको भी अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग रूप से बांट रखा है, जबकि अरस्तु ने सभी नागरिकों के लिए समान रूप से शिक्षा की व्यवस्था की है। क्योंकि अरस्तु का ये मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का जो मेन उद्देश्य है, उसने अरस्तु ने क्या क्या उद्देश्य, कौन कौन से उद्देश्य बताए हैं। अरस्तु का ये मानना है कि सबसे पहले शिक्षा का उद्देश्य जो है वो होना चाहिए उत्तम नागरिक बनाना। उत्तम नागरिक बनाने का मतलब है कि शिक्षा से क्या होगा, व्यक्ति में जो विवेक है उसकी वृद्धि होगी, और विवेक की वृद्धि होने से वो इस लायक सोचने लायक बन सकता है कि राज्य संबंधी जितने भी कार्य है या राज्य संबंधी कोई भी विषय है उनको वो समझ सकता है। इसलिए अरस्तु का ये मानना है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है वो उत्तम नागरिक बनाना है। दूसरा जो एक उद्देश्य अरस्तु बताता है शिक्षा का, वो है सद्जीवन की प्राप्ति। देखिए, अरस्तु ने अपने जो राज्य का सिद्धांत दिया था, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, उसमें अपन ने देखा कि राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है कि सबसे पहले व्यक्ति परिवार नामक संस्था में रहता है और ये परिवार मिलकर ग्राम बनाते हैं, और ग्रामों का जो समूह है वो क्या बनता है, राज्य बनता है। लेकिन ज़रूरत क्यों पड़ी राज्य की? ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि परिवार व्यक्ति की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। उसके बाद जो ग्राम अस्तित्व में आया वो भी व्यक्ति की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। तो राज्य एक ऐसी संस्था है जो राज्य इसके नागरिकों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और उनकी जितनी भी आवश्यकताएं उनकी पूर्ति कर सकता है। अरस्तु एक कथन कहता है कि राज्य की उत्पत्ति या विकास या उसका अस्तित्व में आना तो जीवन की प्राप्ति के लिए था कि व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन को व्यतीत कर सके, लेकिन उसका बना रहना वो क्यों बना रहता है, सद्जीवन के लिए। सद्जीवन का मतलब था कि व्यक्ति का जो जीवन है वो अति उत्तम होना चाहिए, उसमें सभी गुणों का समावेश होना चाहिए। तो शिक्षा एक ये इसमें क्या करती है, सहायता करती है, मनुष्य के जीवन को क्या बनाती है, सद्जीवन बनाती है, उच्च जीवन बनाती है। तीसरा जो अरस्तु ने उद्देश्य बताया है वो है सामाजिक गुणों का विकास। एक समाज में रहने के लिए मनुष्य में सामाजिक गुण होने चाहिए। कौन कौन से सामाजिक गुण? जैसे आप जानते ही हैं, सामंजस्य है, सहयोग की भावना है, सभी वर्गों के प्रति, सभी समुदायों के प्रति सहिष्णुता की भावना है। इन सारी भावनाओं का विकास मनुष्य में किससे होगा? शिक्षा से होगा। तो सामाजिक गुणों का विकास और शिक्षा के माध्यम से हो सकता है, क्योंकि जैसा कि अपन ने देखा कि विवेक जो है वो शिक्षा से आता है। चिंतनशील मनुष्य किससे बनता है? शिक्षा से। अच्छा बुरा अनुचित है वो किससे सीखता है? शिक्षा से सीखता है। तो सामाजिक गुणों का विकास भी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। चौथा अरस्तु जो उद्देश्य बताता है शिक्षा का वो है राज्य के मूल सिद्धांतों का प्रवर्तन। राज्य के मूल सिद्धांतों का प्रवर्तन। देखिए, प्लेटो की तरह ही एक समानता जो इसमें अरस्तु की शिक्षा सिद्धांत में ये है कि अरस्तु की जो शिक्षा प्रणाली है वो भी किसके द्वारा नियंत्रित है? राज्य द्वारा नियंत्रित है। राज्य ही शिक्षा की क्या करता है? व्यवस्था करता है। हालांकि शिक्षा योजना किस प्रकार की होगी इसका अपन अध्ययन करेंगे। तो राज्य के द्वारा ही इसकी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। तो लोगों में शिक्षा का ये उद्देश्य होना चाहिए कि लोगों में राज्य के जो कानून है उनके प्रति क्या उनमें ये भावना पैदा हो जाए, वो श्रद्धा से उनका क्या करे? पालन करे, अपनी इच्छा से उनका पालन करे। तो एक तरीके से शिक्षा से राज्य के जो मूल सिद्धांत है वो व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले और उनका पालन करे। ये भी अरस्तु के शिक्षा सिद्धांत का उद्देश्य है। अब अपन देखते हैं अरस्तु की शिक्षा योजना किस प्रकार, कितने वर्ष तक चलेगी, कौन कौन से ये वर्ष में
कौन कौन सी शिक्षा है वो प्रदान की जाएगी। अरस्तु ने अपने शिक्षा सिद्धांत को 3 भागों में बांटा है, या इसके कितने सोपान बताए हैं? 3 सोपान बताए हैं, प्रमुखतया 3 सोपान बताए हैं। प्रथम जो सोपान है वो है जन्म से लेकर 7 वर्ष तक, जन्म से लेकर 7 वर्ष तक, यानी और ये जो जन्म से लेकर 7 वर्ष की शिक्षा है बालक की, वो माता पिता के द्वारा ही दी जाएगी। यहाँ पर राज्य का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इस शिक्षा की जो देख रेख है या इस शिक्षा की जो व्यवस्था है जन्म से 7 वर्ष की, वो किसके द्वारा की जाएगी? माता पिता के द्वारा की जाएगी। अब अरस्तु जन्म से 7 वर्ष का जो ये प्रथम सोपान है, इसको भी ये 3 भागों में बांटता है। पहला ये भाग है शैशवावस्था, यानी जब बच्चा जन्म ही लेता है और कुछ ही उस साल का रहता है, तो ये जो आरंभिक अवस्था होती है शिशु की, वो शैशवावस्था। दूसरा इसका भाग वो करता है 5 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक। दूसरा जो है वो है 5 वर्ष तक, शैशवावस्था के बाद 1 वर्ष लगभग अपन इसको माने तो 5 वर्ष तक का जो है वो दूसरा है। और फिर तीसरा लेता है 5 से 7, यानी ये 2 वर्ष की शिक्षा। जन्म से लेकर 7 वर्ष से माता पिता के द्वारा व्यवस्था की जाएगी। शैशवावस्था का प्रमुख क्या है? इसमें क्या ध्यान रखना है कि बच्चे का पालन पोषण अच्छे प्रकार से किया जाए, उसको दूध की अधिक मात्रा दी जाए। ये शैशवावस्था में माता पिता द्वारा ध्यान रखा जाना चाहिए। दूसरा जो है 5 वर्ष का जो काल है, उसमें यहाँ शैशवावस्था के बाद की ये अवस्था है, तो इसमें ज़्यादातर शारीरिक विकास होता है। बच्चे का क्या होता है? शारीरिक विकास होता है। तो शारीरिक विकास के लिए ज़रूरी है कि माता पिता उसके लिए कुछ जैसे मनोरंजक खेलों की व्यवस्था करें, और ऐसे प्रशिक्षण की व्यवस्था करें जिससे उसका शारीरिक विकास हो। लेकिन शारीरिक विकास के लिए ज़रूरी नहीं है कि कठोर व्यायाम या फिर कठोर उनको प्रशिक्षण दिया जाए। आसानी से जो बच्चा कर सकता है वो व्यवस्था इसके द्वारा की। तीसरा जो बताया 5 से 7 वर्ष, इसमें बच्चों को ये अनुभव करवाना चाहिए माता पिता को कि वो भविष्य में क्या करने वाले हैं, भविष्य में वो क्या करेंगे, ऐसे कुछ कार्य उनको दिखाए जाने चाहिए। शिक्षा का जो दूसरा सोपान, ये अपन ने प्रथम सोपान पढ़ा, दूसरा जो सोपान अरस्तु ने बताया है वो है 7 वर्ष से 14 वर्ष की उम्र तक का, 7 वर्ष से 14 वर्ष तक की उम्र का। इसमें बच्चे को पढ़ना है, लिखना, पढ़ना लिखना, साथ ही व्यायाम। अब पढ़ने लिखने के लिए जो विषय होंगे वो कौन कौन से होंगे? देखिए कि यहाँ पर ज़्यादातर जो जोर है, यहाँ भी अरस्तु किसके ऊपर जोर देता है? व्यायाम के ऊपर ही जोर देता है। व्यक्ति को इतना ही होना चाहिए बालक को कि उसको पढ़ना आ जाए और लिखना आ जाए, लेकिन व्यायाम है वो उसको प्रॉपर करनी चाहिए। और व्यायाम जो है वो अरस्तु इसलिए बताता है कि इसके माध्यम से बच्चे में किसका विकास होता है? साहस का विकास होता है। तीसरा जो सोपान है अरस्तु का वो है 2 बताता है, वो 14 से 17 वर्ष इसी में बताता है वो। हालांकि ये 14 से 21 वर्ष तक होता है, तो तीसरे सोपान को भी 2 भागों में बांटता है, 14 से 17 और फिर 18 से 21। ये 2 भाग उसके अरस्तु ने अपनी शिक्षा योजना में बताए हैं। प्रथम जो भाग है 14 से 17, इसमें जो प्रमुख विषय है वो है चित्रकला, अंकगणित, रेखागणित और संगीत। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात यह है कि अरस्तु ने अपने शिक्षा सिद्धांत में सबसे अधिक जोर दिया है संगीत के ऊपर। संगीत पर वो सबसे अधिक जोर देता है क्योंकि उसका ये मानना है, अरस्तु के जो अपन सिद्धांत पढ़ेंगे उनमें ये है कि वो अवकाश, नागरिकों के लिए अवकाश की व्यवस्था करता है। जो राज्य के कार्यों में भाग लेते हैं उनको अवकाश मिलना चाहिए। अवकाश से उसका ये मतलब था कि आराम, उसको अन्य कार्यों से छुटकारा मिले ताकि वो राज्य के कार्यों को अच्छे से कर सके। तो उस अवकाश के दौरान यदि संगीत उनको सुनाया जाएगा या तो उनके मस्तिष्क का क्या रहेगा? मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा। तो अरस्तु ने अपनी शिक्षा व्यवस्था में संगीत के ऊपर अत्यधिक जोर दिया है। दूसरा जो इसका सोपान है 18 से 21 वर्ष, इसमें उसने व्यायाम पर फिर जोर दिया है और सैनिक प्रशिक्षण इसमें दिया जाएगा। सैनिक प्रशिक्षण नागरिकों को दिया जाएगा ताकि वो राज्य के लिए उत्तम नागरिक तैयार कर सके। तो इस प्रकार
अरस्तु की जो शिक्षा योजना है वो जन्म से लेकर 21 वर्ष तक चलती है और यहाँ तक आते आते श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण हो जाता है। अब अपन देखते हैं अरस्तु के शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं। क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहले जैसे कि अपन ने देखा कि राज्य का पूर्ण नियंत्रण है। एक तरीके से इसको राज्य का ही दायित्व मान लिया गया कि शिक्षा की जो व्यवस्था है वो किसके द्वारा की जाएगी? राज्य द्वारा की जाएगी। क्योंकि देखिए राज्य का स्वरूप कैसा है, राज्य की शासन व्यवस्था कैसी है, राज्य का संविधान कैसा है, इसके ज्ञान जो है वो नागरिकों को होना चाहिए और वो तभी हो सकता है जब शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की जाए? राज्य के द्वारा की जाए। तो प्लेटो की तरह ही अरस्तु के शिक्षा सिद्धांत में भी किसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है? राज्य का पूर्ण नियंत्रण रहता है। दूसरी जो अरस्तु के शिक्षा सिद्धांत की विशेषता है वो है ये व्यावसायिक प्रशिक्षण का क्या करता है? विरोध करता है। ये एक तरीके से अरस्तु के शिक्षा सिद्धांत की आलोचना भी है कि वो अपने शिक्षा सिद्धांत में व्यावसायिक प्रशिक्षण का क्या करता है? विरोध करता है। क्योंकि उसका ये मानना है कि शिक्षा में संगीत पर ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए ताकि मस्तिष्क का जो है विकास हो सके और अवकाश के लिए, क्योंकि यदि व्यवसाय है, उद्योग धंधे हैं, ये जो आर्थिक प्रकृति वाले कार्य होते हैं और या करने वाले जो आर्थिक प्रकृति या उत्पादन जिनसे होता है, जिन कार्यों से, ये जो आर्थिक प्रकृति के कार्य होते हैं ये करने वाले को उसने क्या नहीं माना है? नागरिक ही नहीं माना है। जब अपन उनके नागरिकता संबंधी सिद्धांत अरस्तु का अध्ययन करेंगे तब उसमें अपन देखेंगे उसको क्या नहीं मानता है? नागरिक। तो ये व्यावसायिक प्रशिक्षण का क्या करता है? विरोध करता है। तीसरा अपन इसका देखते हैं कि संगीत पर अत्यधिक जोर देता है। अरस्तु के शिक्षा सिद्धांत पर संगीत पर अत्यधिक जोर दिया गया है। संगीत को मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक मानता है। अब अपन देखते हैं कि हालांकि अरस्तु का जो शिक्षा सिद्धांत है वो काफ़ी राज्य के नियंत्रण में है, अच्छा दिया है, अलग नागरिकों में ज़्यादा भेदभाव उसने नहीं किया प्लेटो की तरह, लेकिन फिर भी इसकी आलोचना इस प्रकार की जाती है कि एक तो इसने जो व्यावसायिक प्रशिक्षण का विरोध किया है कि व्यवसाय या उद्योग या आर्थिक प्रकृति से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, ये करने वाले जो कार्य हैं उनको इसने क्या नहीं माना? नागरिक नहीं माना और इनका क्या किया है? विरोध किया है। एक इसकी शिक्षा में संगीत पर अत्यधिक जोर दिया गया, जबकि प्लेटो की शिक्षा में अपन देखते हैं कि अंकगणित है या फिर रेखा गणित है, इनके ऊपर वो अत्यधिक जोर देता है। एक प्लेटो की शिक्षा की जो आलोचना ये की जाती है कि बौद्धिक शिक्षा है वो काफ़ी देर बाद में प्रारंभ होती है, यानी 14 वर्ष के बाद। वो 7 से 14 वर्ष में भी वही व्यायाम है, पढ़ना लिखना है या संगीत है। जो रेखा गणित या जो भी विषय उसने बताए, अंकगणित है, ये सारे विषय कब बच्चे को कौन सी उम्र के बाद पढ़ाए जाने चाहिए? 14 वर्ष की उम्र के बाद। तो ये एक तरीके से बौद्धिक जो शिक्षा है वो बहुत ही लेट उसकी आरंभ होती है। अरस्तु के शिक्षा सिद्धांत की एक आलोचना अपन ये भी कर सकते हैं कि राज्य का अत्यधिक नियंत्रण है और साथ ही सबसे प्रमुख जो ये है कि 21 वर्ष तक आते आते अरस्तु की जो शिक्षा पद्धति है वो क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है, जबकि ऐसा संभव नहीं है। जैसा कि अपन ने प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत में देखा कि वो उसकी शिक्षा जो है वो 50 वर्ष तक चलती है। तो शिक्षा तो एक तरीके से जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी 21 वर्ष तक आते आते अरस्तु अपनी शिक्षा सिद्धांत को क्या कर देता है? शिक्षा योजना को समाप्त कर देता है। तो ये संभव